हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट वन आज हम लोग देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी वजह से, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, हम आज जस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का वर्ड जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाती है एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ की। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस through which data is reviewed for the purpose of arriving at an informed conclusion. It also assigns a meaning to the information analyzed and determines its signification and implications. हम क्या करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में? डेटा को रिव्यू करते हैं। जो हमारी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन हैं, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उसे हम रिव्यू करते हैं एक इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ताकि क्या हो, हमारे पास जो भी डेटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको जब हम एनालाइज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हम एनालाइज करके रिजल्ट्स बनाएंगे, उसका मीनिंग क्या हो, मोर सिग्निफाइड हो। ठीक हो गया। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। हम डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट सिग्निफाइज द मीनिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग एनालाइज्ड। जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जिसको एनालाइज करने लगे हैं, जिसको आगे हमने जाके फर्दर इंटरप्रेट करना है, उसके मीनिंग को सिग्निफाई करता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इट डिटर्मिन्स द सिग्निफिकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा। डेटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसकी सिग्निफिकेशन और इम्प्लीकेशंस हमें इंटरप्रिटेशन से ही पता चलती है। टेंड्स टू बी एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव। क्या है ये? एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये किस वजह से? ये जो पॉइंट है सब्जेक्टिव वाला, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। नेचर एंड गोल ऑफ इंटरप्रिटेशन वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, कोरिलेटिंग द टाइप ऑफ डेटा बीइंग एनालाइज्ड। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये चेंज होता रहता है बिजनेस टू बिजनेस, या फिर जो भी टाइप है डेटा की जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव मोस्टली। अगर है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव है तो सब्जेक्टिव होगा, क्वांटिटेटिव है तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक हो गया। तो अगर क्वालिटेटिव डेटा है उसके जो गोल्स हैं वो सेपरेट होंगे, क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सेपरेट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफाइज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, कॉजेशन एंड कोइंसिडेंसेस। helps people in making sense of numerical data that has been collected, analyzed and presented. अगर हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो क्वांटिटेटिव है, तो क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, तो क्या होती है, वो लोगों को सेंस बिल्ड करने में हेल्प आउट करता है जो भी वो प्रेजेंट करने लगे हैं। हैविंग अ बेसलाइन मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग डेटा विल प्रोवाइड द एनालिस्ट टीम अ स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंट फाउंडेशन। जो भी एनालिस्ट हैं, जो डेटा इंटरप्रेट करने वाले हैं, जो भी मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशन करने लगे हैं, जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई है, वो उन्हें हेल्प आउट करता है, बेसलाइन प्रोवाइड करता है, ताकि जो उनका जो फाउंडेशन है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, और नेक्स्ट वो फर्दर उसे अपने जो भी मेथड लेके चलना चाहते हैं, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, वो उनको एक मेथड प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे जाके ईजिली अपना डेटा जो है वो इंटरप्रेट कर सकें। अब है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन की कैटेगरीज। दो बेसिक कैटेगरीज हैं इसकी। क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन की दो कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। इन्हें हम सेपरेटली भी करेंगे और इनको फिर हम डिफरेंस भी करेंगे, जैसा कि हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वालिटेटिव डेटा कैन बी समड अप इन अ वर्ड कैटेगोरिकल। हमने पहले भी बात की थी। क्वालिटेटिव मीन्स कैटेगरी डिस्क्राइब्ड थ्रू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के थ्रू अपने डेटा को जब डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो कौन सा डेटा होता है? क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो तीन हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड वन है इंटरव्यूज़। अब ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में हमारे पास इसमें एक ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो है वो यूज़ करता है। ऑब्जर्वेशन ग्रुप एक बिहेवियरल पैटर्न यूज़ करता है जिसके थ्रू हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम जो है इस एक्टिविटी में जो स्पेंड हो रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम जो हम लोग ऑब्जर्व करने में स्पेंड कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन डेवलप हुई है हमारी लोगों के साथ जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे, या फिर हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने बनाई है, तो जो अमाउंट ऑफ टाइम है इस एक्टिविटी में जो स्पेंड हुआ है, उसमें जितनी कम्युनिकेशन बिल्डअप हुई है उसे हम टेक्स्ट के थ्रू डिस्क्राइब कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएंगी? ऑब्जर्वेशंस।
नेक्स्ट है उन जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, विच लाइक हाउ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर can be observed. Different types of documentation resources can be coded and divided based on the type of material they contain. अब जो भी मटेरियल वो यहाँ हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ठीक हो गया, जब हम उसे कोड करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होगा, तो जो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है ये डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो वो किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन के डॉक्यूमेंट्स की टेक्निक में आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरव्यूज़, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन मेथड्स फॉर द नैरेटिव डेटा। वो क्या है, हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं, यानी कि इंटरव्यू, अब हमें पता है कि ये एक तरह की एक इंक्वायरी होती है जिसमें जो एक पर्सन है तो वो इंक्वायरी करता है और उसके रिस्पॉन्स में लोग क्या, जो भी ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर जो उन्हें टॉपिक दिया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसके बारे में, ये एक इंक्वायरी टाइप का हो जाता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और इसी के थ्रू हम लोग यानी कि एक हाईली इन्फॉर्म्ड या फिर हाईली फोकस्ड डेटा जो है वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। जिस तरह हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन को एक वर्ड कैटेगोरिकल में सम किया था, इसी तरह से हम क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन को सम अप कर सकते हैं एक सिंगल वर्ड न्यूमेरिकल डेटा में। न्यूमेरिकल दैट मीन्स नंबर्स। क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स सेट ऑफ प्रोसेस बाय विच न्यूमेरिकल डेटा इज एनालाइज्ड। जब हम अपने रिजल्ट्स को नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट हम वोटिंग करते हैं, जो मतलब अगर हम लोग फोकस कर ले, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने जो वर्ड डेटा है कितनी दफ़ा यूज़ किया है, तो जब मैं इसको अगर काउंट करके नंबर्स में अपने रिजल्ट दूंगी तो वो कौन सा डेटा होगा, मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगी। जब मैं उसे इंटरप्रेट कर रही हूँ नंबर्स की फॉर्म में तो क्या होगा, वो क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज़ की जाती हैं क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन में। सबसे पहले है मीन, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और थर्ड वन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास मीन। अच्छा जी, मीन है क्या हमारे पास, अ मीन रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल एवरेज फॉर अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हेन डीलिंग विद अ डेटा सेट और मल्टीपल डेटा सेट्स। अ मीन विल रिप्रेजेंट अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स। जो सेंट्रल वैल्यू है, सपोज दैट जब हम किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं, ठीक हो गया, जब एवरेज निकालते हैं यानी कि जो सम ऑफ द वैल्यूज़ हैं, जितने भी हम लोगों ने किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो आम लैंग्वेज में हम उसे एवरेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स की, वो क्या कहलाएगा, उसका मीन कहलाएगा। सपोज दैट हम इसे इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ वैल्यूज विद इन द डेटा सेट। यानी कि जिस तरह से किसी भी चीज़ की एवरेज निकाली जाती है तो वो जो सेंट्रल वैल्यू है किसी भी स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर की, तो वो क्या कहलाती है, उसका मीन कहलाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन में एवरेज और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो हैं इसमें हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज अनदर स्टैटिस्टिकल टर्म कॉमनली अपेयरिंग इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सब जाहिर सी बात है, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में होते ही सारे नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम लोग इसी की ही बात करेंगे कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज अराउंड द मीन, ठीक हो गया। उसके बाद है इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद इन द रिस्पॉन्सेज, ठीक है, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी किस में बयान की जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। टुगेदर विद द मीन इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द डेटा सेट्स, ठीक है। जो हम लोगों ने मीन निकाला था, जो सेंट्रल वैल्यू थी, उसकी इनसाइट्स के बारे में हमें कौन बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये क्या है, मेजरमेंट है रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज की। रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, कौन से रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो कि अपेयर होते हैं उस टाइम पे जब हम डेटा को सेट कर रहे होते हैं। When using a survey, for example, frequency distribution has the capability of determining the number of times a specific ordinal scale response appears, ठीक हो गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सपोज दैट हम कुछ सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मोस्टली आंसर्स क्या होंगे, कुछ लोग होंगे जो एग्री कर रहे होंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोगों ने सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, तो जब हम उसका रिजल्ट बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे, उनके वोट कर लेंगे, जो स्ट्रांगली एग्री कर रहे होंगे उनके वोट अलग कर लेंगे, ठीक है, और डिसएग्री वाले सेपरेट कर लेंगे। तो नंबर्स में जब हमारे पास वोटिंग हो जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी तरह जाहिर सी बात है हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जिसका वोट ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी की अथॉरिटी होती है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा, एग्री, स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री।
अब अगर हम अपने इस पॉइंट को, हमारे जो दोनों टॉपिक्स हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को किस तरह से हम लोग डिफरेंस इनका बयान कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास जो क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन है वो है वाइडली ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जबकि जो क्वांटिटेटिव है वो टिपिकली मेजर्ड बाय विजुअली प्रेजेंटिंग कोरिलेटिंग टेस्ट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये बात अगर हम जाहिर करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं ना, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसे हम वर्ड्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू जब हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो वाइडली ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है उसे हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, टेस्टिंग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी हम उसका मीन निकाल रहे हैं, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कभी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहे हैं, कुछ भी, तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा है, it is quoted to facilitate in grouping labeling of data in identifiable themes, जबकि जो क्वांटिटेटिव है इट इन्वॉल्व्स रिग्रेशन एनालिसिस, कोहॉर्ट एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव एनालिसिस। अच्छा, जो क्वांटिटेटिव डेटा है एनालाइज्ड थ्रू 3 बेसिक प्रिंसिपल, नोटिसिंग, कलेक्टिंग एंड थिंकिंग अबाउट थिंग्स। जब हम लोगों ने कहा था कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी जो इसकी टेक्निक्स थी क्वालिटेटिव डेटा में, तो ऑब्जर्विंग में सबसे पहले जो हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए या फिर जो डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके बारे में नोटिस करेंगे। पहले तो उन्हें कलेक्ट करेंगे, नोटिस करेंगे, उसके बाद दोबारा उसके बारे में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे कि हम इस तरह किस तरह से अपने वर्ड्स को ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं, या फिर ऐसा हम लोग कोई तरीका अपना सकते हैं कि जिससे सामने वाले को हमारी बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना आसान होता है। क्या आपको क्या लगता है, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना आसान होता है या फिर नंबर्स के थ्रू? नंबर्स वाला जो होता है वो सिस्टम तो बिल्कुल ही सिंपल है कि वोटिंग हो रही है, कुछ लोग एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है जितने रिजल्ट्स होंगे मेजॉरिटी की अथॉरिटी हो जाएगी। लेकिन वर्ड्स के थ्रू किसी को भी कायल करना, अपनी बात के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके बारे में हमें बार बार सोचना पड़ता है। जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है उसे हम लोगों ने दोबारा से सिंपल बनाना होता है। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है हमारे पास, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज़ यूज्ड टू एक्वायर यूजफुल एंड यूजेबल इंफॉर्मेशन एंड मेक द मोस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सबसे बेसिक क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि मोस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हमें हेल्प आउट करता है। इट हेल्प्स इन डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यूज्ड इन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर या कंट्रास्ट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा आउटलायर्स, हेल्प्स इन फ्यूचर प्रिडिक्शन। डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, 3 बेसिक इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स क्यों आ सकती हैं। जब ज़्यादा डेटा होगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बिग डेटा इक्वल्स बिग प्रॉब्लम्स। 3 मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन जो हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारे पास कोरिलेशन मिस्टेकन फॉर कॉजेशन, नंबर 2 है कन्फर्मेशन बायस, इररेलेवेंट डेटा। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें 1 बाय 1 हम देखेंगे और साथ में इनका कोई ना कोई सोल्यूशन भी बताएंगे, कोई रेमेडी देंगे ताकि इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकें। जो डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले नंबर पे है कोरिलेशन मिस्टेकन। This interpretation of data refers to the tendency of data analysis to mix the cause of phenomenon with the correlation। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये है क्या है, मिक्स द काज ऑफ फिनोमिनन विद द कोरिलेशन। अगर इस बात को हम अपनी किसी डिजिटल एज के एग्जांपल से समझें तो क्या होता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं उसमें व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन फॉलोअर्स जो हैं वो क्या है, कम है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोचने लग जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये जो हमारी जो भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसमें सोशल मीडिया फॉलोअर्स तो कम हैं लेकिन जो इसका रेवेन्यू है, जो इसमें व्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए इसके ट्रीट करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि दो एक्शंस जो हैं एक जगह हो रहे हैं। ठीक है, लोग देखते हैं लेकिन देख के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कास्ट कर रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ देख रहे हो कि हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारे लिए फॉलोअर्स दिलाए, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स हमारा जो लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, समटाइम्स नहीं होते, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। जस्ट वो उसे एक इन्फॉर्मेशन लेके बाद में उसे इग्नोर कर देते हैं, वो उसे फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट रेमेडी है वो क्या है, अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेरिएबल वी बिलीव टू बी कॉजिंग द फिनोमिना। अगर हमें लगता है कि जो चीज़ प्रॉब्लम काज कर रही है हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए।
सपोज दैट हमें कंटेंट चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद है अगर हम कंटेंट चेंज करेंगे तो हमारे पास तो आ सकते हैं फॉलोअर्स भी। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम कंफर्मेशन बायस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है अगर हम लोगों ने पहले से ही उसके बारे में सोच लिया है, ठीक है, पहले से ही हम सोच लिया है उसके बारे में, हम इस चीज़ के हक में हैं, तो हम उसे ही साबित करने की कोशिश करेंगे। उसका सेकंड पॉइंट तो देखेंगे ही नहीं, जो दूसरा उसका पर्सपेक्टिव है उसका दूसरा एस्पेक्ट को देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बायस्डनेस शो करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है ये पॉइंट। इट अकर्स व्हेन वी हैव अ थ्योरी और हाइपोथेसिस इन माइंड बट आर इंटेंट टू ओनली डिस्कवरिंग डेटा पैटर्न्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, हम लोग माइंड तो हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में बना लिया है, लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हम एक वो देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हमारे डिजिटल एज की, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्विटर भी है और फेसबुक भी है। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो फेसबुक है उस पर लोग ज़्यादा मतलब कि अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्विटर, कि ट्विटर पे ट्वीट्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फेसबुक जो है उसकी पोस्ट ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मैंने अपने जहन बिठा लिया है, ठीक है, जहन में ये बात बिठा ली है, मैं बायस्डनेस शो कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं फेसबुक की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो लेके आऊँगी, लेकिन जो इंस्टाग्राम ये ट्विटर होगा तो ट्विटर की मैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसका दूसरा एस्पेक्ट उसको इग्नोर कर दूंगी। उसकी इन्फॉर्मेशन तो होंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितना मैंने फेसबुक के बारे में सर्च किया होगा। यानी कि मैं अपनी बायस्डनेस शो कर रही हूँ। मैंने पहले से ही जहन में बिठा लिया ये बात कि जी फेसबुक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं अपनी बायसनेस तो शो कर रही हूँ, लेकिन अब मैं उसी के सपोर्ट में ही अपनी सारी की सारी जो बातें होंगी या जो मेरे रिजल्ट्स होंगे, जो मेरी रिसर्च होगी वो उसी के बारे में ही होगी। ठीक है, अब ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी रेमेडी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव डिज़ायर्स। मेरी डिज़ायर्स क्या है ये, यानी कि क्योंकि ये बेस कर रही है सब्जेक्टिव डिज़ायर्स पे, डेटा शुड बी एनालाइज्ड विद द टीम ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स। अनदर सोल्यूशन इज टू रेजिस्ट द अर्ज टू मेक कंक्लूजन बिफोर द डेटा एक्सप्लोरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। यानी कि हमें पहले से किसी भी चीज़ के रिजल्ट नहीं बना लेने चाहिए जब तक कि उसकी मुकम्मल जो है हम उसका डेटा एक्सप्लोर नहीं कर लेते। और उसके अलावा हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडिविजुअल्स, उन लोगों को ये काम देना चाहिए, उस टीम को ये काम देना चाहिए जो क्या अनबाइस्ड होके हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में रिसर्च कर सके। ठीक हो गया, ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई कंप्लीट। थर्ड वन है हमारे पास इररेलेवेंट डेटा। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डिजिटल एज एज लार्ज डेटा इज नो लॉन्गर सेंट्रली स्टोर्ड एंड इट continues to be analyzed at the speed of thought. It is inevitable that analysts will focus on data that is irrelevant to the problem they are trying to correct. अब जो इररेलेवेंट डेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आज के एज में, जितना मतलब कि हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हर एक सिंगल एस्पेक्ट को हम लोग देखने अगर बैठ जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। जो बेसिक पॉइंट्स हैं हमें उनको फोकस करना चाहिए, जो इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है, इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हें स्किप कर देना चाहिए जो, ठीक है। लेकिन जो इररेलेवेंट डेटा, इसकी रेमेडी क्या होगी? प्रोएक्टिवली एंड क्लियरली फ्रेमिंग any data analysis variables and KPIs prior to engaging in data review. Be sure to focus on the data variable that answers our question and solve our problems. हमें उन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। जो इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है उसे स्किप कर देना चाहिए, उसके बारे में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन मेथड्स, जो उसके बारे में हमें टिप्स दी गई हैं कुछ। नंबर 1 है कलेक्ट डेटा एंड मेक इट एज क्लीन एज पॉसिबल। हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसे हमें क्या करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उसे क्लीन करना चाहिए ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना हो। सेलेक्ट टाइप ऑफ एनालिसिस टू बी परफॉर्म्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, हमें सोचना है कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इसे हम क्वालिटेटिवली आगे लेके चल सकते हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं इस पर, या फिर क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड अप्लाई मेथड्स टू ईच। क्वालिटेटिव होगा तो उसके जो भी मेथड्स थे, जो उसकी टेक्निक्स थी वो उस पर लगाएंगे, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूज़। अगर जो क्वांटिटेटिव होगा तो हम उसके जो भी मीन था, स्टैंडर्ड डेविएशन थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यूज़ अभी बात कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू बी एनालाइज्ड। अच्छा जी, अब ये हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जो नेक्स्ट टिप है वो है टेक अ स्टेप बैक। Think about your data from various perspectives and what it means for various participants and actors of project.
सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमें उसके बारे में बार बार सोचना है, बार बार उसे रिव्यू करना है, कहीं कोई गलती कोई मिस्टेक हमारी आंखों से ओझल ना हो, बार बार उसे रीड करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, ताकि कोई भी अगर मिस्टेक हो तो वो हमें यही भी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें. रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड बी अवेयर ऑफ द मैनी पिटफॉल्स डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैरिड. बार बार हमें उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसे खुद से ही दोबारा से हमें उसकी रिसर्च करनी है जो हम डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हों उसे वहीं पे ही हम सॉर्ट आउट कर सकें, नेक्स्ट हमारे रिजल्ट्स में कोई इशू ना हो. अगर हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमारे पास हमने देखा डेटा इंटरप्रिटेशन ए प्रोसेस थ्रू विच डेटा इज रिव्यूड फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट एन इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन. उसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन. It is evident and needs to be done properly. It has two main methods of interpretation of data, qualitative and quantitative data interpretation, जिसके बारे में हमने तफसील से बात कर ली है. ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. नेक्स्ट है इसी का ही दूसरा पार्ट, इसी लॉन्ग क्वेश्चन का, कि डेटा एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.